दोस्तों आज मैं आपके लिए अवतार 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसमें हमें पहले पार्ट के बाद की कहानी दिखाई गई है जहाँ कुछ साल बाद एक बार फिर से पेंडोरा में इंसान घुस आए हैं ताकि वो इस प्लैनेट पर अपना कब्जा कर सके और साथ ही वो जेक से भी पिछली हार का बदला ले पाए जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा है। अब इंसानों के आने से पेंडोरा वासियों पर क्या असर होगा और जेक उनसे खुद और अपने परिवार को कैसे बचाएगा, साथ ही ऐसी कौन सी चीज है जो इन इंसानों को फिर से पेंडोरा खींच लाई है। जिन सब सवालों के जवाब हमें आगे के एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। पर दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के सपोर्ट से ही मेरा चैनल चल पाएगा। वहीं मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ कि मैं आपके लिए हर रोज एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। पर अभी एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट के शुरुआत में हम उस घटना के 13 साल बाद का समय देखते हैं जब जेक और नेत्री ने मिलकर इंसानों को हराया था जो यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे। इन्हीं में से जेक की दोस्त ग्रेस भी थी जिसकी अब मौत हो चुकी है और वो अपने पीछे अपनी बेटी कीरी को छोड़ गई है, इसलिए जेक ने कीरी को गोद ले लिया है। इसी तरह से जेक ने माइल्स के बेटे स्पाइडर को भी गोद ले लिया है जो कर्नल माइल्स के मरने के बाद यहीं पेंडोरा में ही रह गया था। वो जेक और नीत्री के बच्चों के साथ भाई बहन की तरह रहता था जिससे जेक को तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नीत्री स्पाइडर को एलियन ही मानती थी। और इनके साथ जेक के अपने 3 बच्चे भी थे जिनके नाम नेतन, लोक और टूक होते। जेक ने अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने जैसे कई चीजें सिखाई होती है। साथ ही इस कबीले के लोग देवी एवा की पूजा करते थे क्योंकि उन्हीं की वजह से इन सब का अस्तित्व है, जिस वजह से ये सब अपनी जिंदगी काफी खुशी खुशी काट रहे थे। फिर एक दिन जब जेक और नेत्री एक जगह बैठे होते तभी उन्हें पेंडोरा के आसमान में एक चमकदार तारा देखने को मिलता है, जिसका साफ मतलब है कि इंसान अपनी स्पेसशिप में पेंडोरा की तरफ एक बार फिर से आ रहे हैं। वहीं इस बार इंसान पहले से ज्यादा तैयारी करके आए होते क्योंकि उन्होंने पिछले बार से काफी कुछ सीखा था। जो पेंडोरा पर उतरते ही यहाँ तबाही मचाना शुरू कर देते, जो सब चुपचाप देखने के अलावा जेक और नियति के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि वो लोग चाहकर भी इंसान के आधुनिक हथियार का सामना नहीं कर सकते। और फिर इसी तरह 1 साल का समय बीत जाता है जहाँ हम एक लैब में स्पाइडर के पिता माइल्स के अवतार यानी कि क्लोन को देखते हैं। दरअसल माइल्स ने मरने से पहले अपने मेमोरी को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में स्टोर करके रखा था। यही वजह थी कि इस अवतार के पास माइल्स के सारी यादें मौजूद थी। उसके साथ यहाँ माइल्स के मरे हुए साथियों के क्लोन भी थे जो सब किसी भी कीमत पर जेक को मारकर उसे अपना बदला लेना चाहते थे क्योंकि जेक पिछली बार की तरह इस बार भी उनके कामों को खराब करता रहता था, जैसे कि उसने कबीले वालों के साथ मिलकर इंसानों के हथियार से भरे एक ट्रेन को लूटा। साथ ही उसने इंसानों के द्वारा पेंडोरा में तैयार की गई रेलवे लाइन भी पूरी तरह से ब्लास्ट कर दी थी। और जेक की तरह उसके दोनों बेटे नटीन और लोग भी ट्रेन में मौजूद हथियार को लूटने जाते हैं, जिस दौरान एक हवाई हमले के चपेट में आने की वजह से नटीम घायल हो जाता है जिसे जेक वहाँ से किसी भी तरह बचा कर ले आता है। फिर वो इसके लिए लोग को काफी डांटता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो दोनों उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए थे। साथ ही इंसानों के लगातार हमलों के कारण इन लोगों को पहाड़ों में छुपकर रहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ है कि लेडी जनरल माइल्स को बुलाकर उससे बताती है कि जेक लगातार उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और क्योंकि पृथ्वी उनके रहने लायक नहीं बची है इसलिए उन्हें पेंडोरा में रहने के लिए सबसे पहले जेक को पकड़ना होगा क्योंकि वो कहाँ छुपा है इसका पता वो नहीं लगा पा रहा। जो बात सुनकर माइल्स तुरंत जेक को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ वो सबसे पहले उसी जंगल में पहुँचता है जिस जगह नेती ने उसकी जान ली थी। यहाँ हम जेक के बच्चों को भी देखते हैं जिनकी नजर माइल्स और बाकी सभी पर पड़ती है, इसलिए वहीं छुपकर जेक को इस बारे में संपर्क करके बता देते हैं। इस पर अब जेक उन्हें चुपचाप वहाँ से निकलने के लिए कहता है और फिर वो नेत्री के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। इधर सभी बच्चे जेक की बात मानकर बिना आवाज के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी को माइल्स पकड़ लेता है। यहाँ माइल्स स्पाइडर को देखकर पहचान जाती है कि वो उसका बेटा है, हालांकि वो कमजोर नहीं पड़ता और फिर सभी को बंदी बनाकर ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ जेक और नेत्री पहुंचकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में वो लोग भी इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। पर किसी तरह से जेक और नेत्री अपने बच्चों को छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन स्पाइडर माइल्स के पास ही छूट जाता है जिसे माइल्स अपने साथ ले जाता है। अब क्योंकि स्पाइडर माइल्स के पास था इसलिए जेक अपने बच्चों और कबीलों की सुरक्षा के लिए इस कबीले को छोड़ने का फैसला करता है। दरअसल जेक को डर था कि स्पाइडर उनके ठिकाने के बारे में उन्हें सब कुछ बता देगा और वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा।
वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर को जेक का पता बताने के लिए काफी टॉर्चर किया जाता है, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। इसलिए माइल्स अपने बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। इधर जेक अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जगह कबीले का सरदार किसी और को चुनकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो सभी कई सारे आइलैंड्स को पार करके एक अनजान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर किसी दूसरे कबीले के लोग रहते, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। साथ ही ये लोग अपने से अलग लोगों को देखकर काफी हैरान होते। तभी इस कबीले का सरदार टोनोवारी यहाँ आता है, जो जेक से उसके आने का कारण पूछता है। जेक अब उसे सारी सच्चाई शुरू से अंत तक बताते हुए कहता है कि वो उन्हें अपने कबीले में शरण दे दे, जिस पर टोनोवारी कहता है कि हम लोग ज्यादातर पानी में रहते हैं और तुम जंगल में, आखिर तुम हमारे साथ कैसे रह पाओगे। जिस पर अब जेक उससे कहता है कि वो लोग उनके सभी तौर तरीके वगैरह सीख लेंगे और उनके रंग में पूरी तरह से ढल जाएंगे। जो बात सुनकर आखिर में टोनोवारी मान जाता है और उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देता है। साथ ही वो अपने दोनों बच्चों से उन्हें यहाँ के तौर तरीके और बाकी सब कुछ सिखाने के लिए कहता है। इसलिए अब जेक और उसका परिवार सब कुछ सीखने में लग जाते हैं, जिसमें शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह पा रहे थे। हालांकि किरी को पानी में रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, उसे सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। इधर जेक भी टोनोवारी के साथ पानी में रहने वाले क्रीचर्स की सवारी करना सीख रहा था, जिसमें उसे काफी दिक्कत तो हो रही होती है, पर वो पूरी लगन से ट्रेनिंग में लगा हुआ था। जिस बीच हमें माइल्स को भी दिखाया जाता है, जो स्पाइडर के साथ अपने लिए इकरार चुनने के लिए जाता है, जो जल्दी एक इकरार को अपने काबू में कर भी लेता है। वहीं इधर एक दिन टोनोवारी का बेटा किरी को परेशान कर रहा होता है, जिस वजह से लू की उनसे लड़ाई हो जाती है। और जब जेक को पता चलता है तो वो उस पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि उन लोगों ने हमें यहाँ शरण दी है, इसलिए उनको सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही वो लूक से जाकर माफी भी मांगने के लिए कहता है, जो बात सुनकर लूक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए उसे माफी मांगने के लिए जाता है, जो उसे तुरंत माफ भी कर देता है। हालांकि ये उसका दिखावा होता है, क्योंकि वो लूक को झूठ कहकर अपने साथ एक अनजान जगह लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर हम लोग शिकार करने के लिए आए हैं, और जब लोग उनके कहने पर शिकार करने के लिए जाता है तो वो मौका पाकर उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और अब जब लोग पानी से बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी फिर अचानक से एक आदमखोर मछली लूक पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो पानी के अंदर चट्टानों के बीच खुद को छिपा लेता है। अब क्योंकि उसकी ज्यादा देर पानी में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे सांस लेने के लिए कुछ देर बाद बाहर आना पड़ता है, जिस दौरान वो मछली उसे देख लेती है और एक बार फिर से उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वहाँ एक दूसरी विशाल मछली आती है, जो पहली वाली मछली को जान से मार देती है। इधर लूक डूबने की वजह से बेहोश हो चुका था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। तब वो खुद को उसी विशाल मछली के ऊपर पड़ा हुआ पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसी मछली ने उसकी जान बचाई है। तभी उसकी नजर उस मछली के फिन पर पड़ती है, जिसमें एक हुक लगा हुआ था। इसलिए बिना देरी के लूक उस हुक को मछली के फिन से खींचकर बाहर निकाल देता है। शायद यही वजह थी कि उस मछली ने लूक की मदद की, ताकि वो बदले में उसकी मदद करे, जिसके साथ अब लूक और उस मछली के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही वो मछली लूक को वापस उसके आइलैंड तक सही सलामत पहुंचा भी देती है, जहां सभी लोग लूक को हर जगह ढूंढ रहे थे और उसके माता पिता भी उसके लिए परेशान थे। हालांकि वो अब वापस आ चुका था, इसलिए जेक और नियति उसे देखकर काफी खुश होते। यहाँ टोनोवारी इस गलती के लिए अपने बेटे को सख्त सजा देने की बात करता है, लेकिन लूक यहाँ उसके बेटे का पक्ष लेते हुए कहता है कि ये सब उसकी ही गलती है, वो ही घूमते घूमते भटक गया था, जिसमें उसके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। जो बात सरासर झूठ थी, मगर ये झूठ बोलने की वजह से लूक की टोनोवारी के बेटे से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन लूक वहाँ अपने सभी साथियों से उस मछली के बारे में बताता है, जिसने लूक की जान बचाने के साथ साथ उसकी मदद भी की थी। जिसकी बातों को सुनकर टोनोवारी की बेटी उसे बताती कि वो मछली असल में टुकुन प्रजाति की है, जिसका नाम बिगुन है, जिसको एकदम अकेला और अलग कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि असल में वो एक चलता फिरता हत्यारा है, जिसने कई सारी दूसरी टुकुन्स और पंडोरा वासियों की जान ले ली, इसलिए उसे ये सजा दी गई। पर लूक उसकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि कोई बेरहम जीव उसकी जान को क्यों बचाएगा। इसलिए वो खुद बिगन से इस बात की सच्चाई पूछने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो उसे इशारों के जरिए सवाल करता है कि आखिर उसे सबसे अलग और अकेला किस वजह से कर दिया गया। जिसका जवाब देने के लिए बिगन लूक को गहरे पानी के अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते जो हर जगह जेक को ढूंढता फिर रहा था।
साथ ही यहाँ एक और राज सामने आता है कि ये जो टुकुन प्रजाति की मछलियां हैं उनके अंदर एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जिससे इंसानों की उम्र कई सालों तक बढ़ाई जा सकती है, जिस वजह से ये लोग एक खास तरह की शिप की मदद से टुकुन का शिकार करते हैं। इसलिए माइल्स इसी शिप की मदद से जेक को अलग अलग आइलैंड पर जाकर ढूंढने का फैसला करता है और फिर एक दिन ये लोग उसे ढूंढते ढूंढते उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां जेक ने शरण ली थी। वो यहाँ के लोगों से जेक के बारे में पूछते लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस बात से बौखलाकर माइल्स के आदमी इन कबीले वालों के पूरे गांव को जला देते। हालांकि जेक इसी आइलैंड की दूसरी छोर पर रह रहा था जहां उसे टोनोवारिसी माइल्स के बारे में खबर मिल जाती है कि वो यहाँ पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जब कबीले के लोग माइल्स को कुछ नहीं बताते तो वो जेक को बाहर निकालने के लिए यहाँ मौजूद टुकुन्स का शिकार करने का फैसला करता है। वहाँ इधर लोग बीगन से खुद को छुड़ाकर उसकी भावना और सोच को महसूस कर सकता था, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि इंसानों ने जब यहाँ टुकुन्स का शिकार करना शुरू किया तो उन्होंने कई सारे टुकुन्स के साथ बहुत सारे पेंडोरा वासियों की भी जान ले ली और क्योंकि बिगन वहाँ बच गई तो लोगों ने उसे इन सब का जिम्मेदार ठहरा दिया और उसे सजा के तौर पर सबसे दूर कर दिया गया। दूसरे दिन अब माइल्स और शिप्स और आधुनिक मशीन की मदद से वहाँ मौजूद एक दूसरे टुकुन को मार डालता है, जिसके शरीर से उन्हें वही उम्र बढ़ाने वाला लिक्विड मिलता है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। फिर माइल्स उस टुकुन की लाश को आइलैंड पर फेंकवा देता है, जिसे देख यहाँ के लोगों को काफी दुख होता है क्योंकि वो यहाँ के जानवरों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे और वो उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। इसलिए वो सभी बौखलाकर इंसानों के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं, जिस दौरान जेक सभी को समझाता है कि उनसे कुछ भी करके ये लड़ाई नहीं जीत सकते क्योंकि उनके पास कई सारे आधुनिक हथियार है जिनका उनके पास कोई तोड़ नहीं है। अब ये सब देखकर लू को बिगन की फिक्र सताने लगती है, इसे उसे देखने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है, जिसे इस तरह जाता देख उसके भाई बहन और दोस्त उसके पीछे जाते हैं। फिर वो सभी बिगन से मिलते जिसे सच में एक तीर लगा हुआ था, जो देखकर सभी मिलकर उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो देखते हैं कि उनकी तरफ काफी तेजी से टुकुन का शिकार करने वाला शिप बढ़ रहा होता है, इसलिए वो सबसे पहले बड़ी मुश्किल से उस तीर को बिगन के शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर लोग जेक से संपर्क करके उसे शिप के बारे में बताता है, जो सुनते ही जेक और नेती तुरंत कबीले वालों के साथ वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर सभी बच्चे माइल्स और उसके आदमियों से बचने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन्हें माइल्स हर हाल में पकड़ना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो इनकी मदद से जेक तक पहुंच सकता है। और फिर काफी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद इकरान की मदद से उन सभी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उन्हें माइल्स के पास लाया जाता है। पर तब तक वहाँ जेक भी पहुंच चुका था, जो माइल्स के बुलाने पर अकेले उसे मिलने के लिए जाने लगता है क्योंकि माइल्स की यही शर्त थी कि वो उससे अकेले ही आकर मिले। लेकिन जब जेक माइल्स की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी माइल्स के शिप पर बीगन अचानक से हमला कर देती है, जो वहाँ काफी तोड़फोड़ और तबाही मचाने लगती है, जिस वजह से जेक और उसके साथियों को माइल्स और उसके लोगों पर हमला करने का मौका मिल जाता है। इधर नेत्री भी अपनी इकरान पर बैठकर उन सभी को मार रही थी और कुछ देर में ये लोग अपने बच्चों को छुड़ा भी लेते हैं, लेकिन माइल्स फिर से कीरी और टुक को पकड़ लेता है। साथ ही बिगन माइल्स की शिप को तोड़ दी थी जिससे वो कभी भी डूब सकती थी। और इसी अफरा तफरी के दौरान जे के बेटी नतिन को एक गोली लग जाती है, जिस वजह से वो बेचारा मारा जाता है, जिसकी मौत से नीति और जे काफी दुखी होते हैं और दोनों ही अब गुस्से में एक बार फिर से माइल्स की शिप पर हमला करते हैं, जहाँ वो काफी बेरहमी से सभी लोगों को मौत के घाट उतारते जाते हैं। और अब खुद को हारता देख माइल्स कीरी को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर गुस्से से भरी नीति उसके बेटे स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है, जो देखकर माइल्स अब तुरंत कीरी को छोड़ देता है और जेक अब सभी को यहाँ से जाने का कहकर अकेले माइल्स से लड़ने लग जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में ये पूरी शिप डूबने वाली थी। हालांकि माइल्स जेक को अच्छी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में जेक उसे मारकर पानी में फेंक देता है और वो खुद भी डूबी हुई शिप में फंस चुका था। उसे पानी से निकल पाने का कोई रास्ता न मिल पाने के कारण उसकी सांसें खत्म होती जा रही थी। वहीं इधर नीति भी टुक के साथ पानी में फंसी थी, जिसे भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तब वहाँ कीरी आकर उसे वहाँ से निकालने का रास्ता दिखाती है, जिस दौरान हम देख पाते कि वो एवा देवी को महसूस कर पा रही थी और उसके अंदर उन्हीं की कुछ शक्तियाँ भी आ गई होती है। जिसे ये शक्तियाँ कहाँ से मिली ये शायद हमें इसके आगे के पार्ट्स में जानने को मिलेगा। ईस और लूक अपने पिता जे को एन वक्त पर बाहर निकालता है और स्पाइडर भी ना चाहते हुए माइल्स की जान बचा लेता है, जहाँ माइल्स उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर स्पाइडर उसे मना कर देता है क्योंकि वो पेंडोरा में जेक और उसके परिवार के साथ रहना चाहता था।
पर साथ ही वो माइल्स के जिंदा होने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन में जेक और उसके परिवार को नथिन को आखिरी अलविदा देते हुए देखते हैं, जहां वो उसे पूरी तरह से एवा देवी के हवाले कर देते हैं। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। पर जिस तरह से इस पार्ट 2 की कहानी थी और जिस तरह से इसकी एंडिंग की गई है, ऐसा देखकर जरूर लगता है कि इसका अगला पार्ट भी जरूर बनेगा, जो जैसे ही बनेगा मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं दोस्तों आपसे एक छोटी विनंती है कि वीडियो एंड करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आखिर में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।